हेलो एवरीबॉडी, नमस्कारम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल के बगैर कोई मशीन चलाना बहुत मुश्किल होता है। यदि किसी मशीन में यदि ओनरशिप लेना है तो इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी रखना पड़ेगी। देखिए, काम यदि करना है वो तो ऑथराइज पर्सन ही करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रिकल का काम करने का लाइसेंस है वही लोग कर सकते हैं। लेकिन हमको भी यदि थोड़ी बहुत जानकारी हो, अदर डिपार्टमेंट को भी थोड़ी जानकारी हो तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया हो जाती है। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन में इतना ही कहेंगे कि हम बेसिक से भी स्टार्ट करते हैं। जनरली लोगों को पता होता है, लेकिन एक बार स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और आगे हम वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिकल की बेसिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो पूरा बराबर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें हमारी स्टेप नंबर 1 है राइट डाउन प्रॉब्लम। इसमें थिंक करेंगे, स्टडी करेंगे, कंसल्ट करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। स्टेप नंबर 2 है लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद अगली स्टेप है थर्ड, स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। स्टेप नंबर 1 राइट डाउन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू नो बेसिक इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के बेसिक के बारे में कैसे जानें, क्या करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारा थिंकिंग है, स्टडी है, कंसल्ट है, ये सब आएंगे। तो आइए चलते हैं थिंकिंग में। थिंकिंग वाले पार्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें कंट्रीब्यूटर एलिमेंट है वोल्ट्स, एम्पियर, ओम एंड वाट। वोल्ट मतलब वोल्टेज से रिलेटेड है कि हम कितने वोल्टेज सप्लाई पे काम कर रहे हैं। दूसरा है एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट, करंट कितना क्या आ रहा है इसके बारे में चर्चा होगी। ओम्स मतलब रेजिस्टेंस से ये रिलेटेड है। एंड वाट, वाट का मतलब पावर, पावर हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं या पावर हमको कितना मिल रहा है, इसी के बारे में जो भी फार्मूला होगा तो यहीं से चर्चा होगी। इसके बारे में मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब भी हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान आती है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी है, यदि उसको अच्छे से यूज किया जाए, सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत अच्छी ये सर्विस देती है। लेकिन यदि लापरवाही के साथ या गलत तरीके से इसको यूज किया जाए या इसके गलत तरीके का इस्तेमाल हो रहा है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी इलेक्ट्रिकल के बारे में आप कुछ काम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को भी काम करने जा रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली रहना है, क्योंकि कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान हमेशा रहना है, अटेंशन हमेशा रहना है। और कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम करें तो प्रॉपर लाइसेंस वगैरह ले लीजिए। यदि आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो लेना ज़रूरी है। बगैर लाइसेंस के या बगैर अथोराइज डिग्री के ये काम करना बहुत ही रिस्की होता है और इसको बगैर डिग्री या बगैर लाइसेंस के नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। स्टडी, स्टडी में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। कई वेबसाइट हैं जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। या आप किसी मशीन में काम कर रहे हैं तो उस मशीन का आपको मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस आ रहे हैं। उन्हें ऐसे देख के समझना और या ट्रेस करके समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि पहले मैनुअल को पढ़ लें बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद में आप काम चालू करें। दूसरी बात ये है कि कंसल्ट, तो जो भी आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल के एक्सपर्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की जो अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए अब चलते हैं हमारे बेसिक के सॉल्यूशन की तरफ। बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर वोल्ट्स, एम्पियर, ओम्स एंड वाट्स, ये सब चीज़ें हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, electricity is the flow of electrons from one place to another. Electrons can flow through any material but
does some more easily in some than in others. How easily its flow is called resistance. The resistance of the material is measured in ohms. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है एक जगह से दूसरी जगह, यदि उनका इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो में कुछ रुकावट आ रही है, इजीली नहीं जा पा रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें कुछ रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और यदि बिल्कुल इजीली जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री जा रहे हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, बिल्कुल कम है या नहीं है। यदि जितना ज़्यादा फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है उतना रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो यही बताया है कि रेजिस्टेंस को ओम्स में नापते हैं। मैटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो मैटर है, मटेरियल है, उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो कंडक्टर होता है, मतलब जो बिल्कुल सुचालक होता है, जिसमें बिल्कुल इजीली इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो सकता है। दूसरा है सेमीकंडक्टर, जिनमें थोड़ा रुकावट होता है, रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर मतलब उसमें नहीं होता, फ्लो नहीं होगा, प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का नहीं होगा। तो यही कहा गया है, कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली, लो रेजिस्टेंस। Semiconductor electron can be made to flow under certain circumstances, variable resistance according to formulation and circuit condition. और इंसुलेशन का है, इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो विद ग्रेट डिफिकल्टी, हाई रेजिस्टेंस। तो यही है, जब भी हम किसी मैटर के बारे में बात करेंगे तो हम यही देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है या नहीं हो सकती है, या कितनी हो सकती है। वोल्टेज इज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। द यूनिट ऑफ वोल्ट इज वोल्ट। इट इज डिनोटेड बाय V। इधर फार्मूला दे रखा है V = W/Q, जहाँ पर V मतलब वोल्टेज है, W मतलब वर्क डन है, Q मतलब चार्ज है। इसका यूनिट ऑफ वोल्टेज है जूल पर कूलम। तो यहाँ हम वोल्टेज के बारे में यही कहेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, चार्ज का जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, वो इनमें पोटेंशियल है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि ये पोटेंशियल क्या होता है। कोई एक चीज़ है, एक जगह पे तो उसका पोटेंशियल कम है, दूसरी जगह पे उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा इसको समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, कई बार बहुत कन्फ्यूजन वाला बात आ जाता है। तो मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा, मैं इसको एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ। अब मान लीजिए आप कहीं बाज़ार से आए हैं, आप 4th फ्लोर पर रहते हैं, आपके हाथ में कोई भी सामान है। यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो उसका पोटेंशियल अलग होगा, और जब उसे लेके 4th फ्लोर पर चले गए हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वो जो आप वहाँ तक ले गए हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक आप ले गए हैं, तो उसमें जो आपने वर्क लगाया है, वो वर्क जो हमने लगा दिया, उसके कारण उसमें पोटेंशियल आ गया। क्योंककि यदि उस चीज़ को आप 4th फ्लोर से नीचे छोड़ देंगे तो तुरंत वो गिर जाएगा। तो क्यों गिरेगा? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल के अपोजिट में आप ले गए हैं, तो उसमें पोटेंशियल आ गया है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे है कोई चीज़, उसको आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, जितनी हाइट पर आप पकड़े हों उतनी से गिरेगा। लेकिन आप 4th फ्लोर से उसको छोड़ देंगे तो उसका क्या कंडीशन होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें है कि वर्क डन वही है कि एक पॉइंट से किसी को दूसरे पॉइंट पे चार्ज ले गए हैं, तो उस चार्ज में जो हमने वर्क किया है
वो हमारा हो गया। तो इसमें क्यू डिवाइड इसलिए किया कि पर यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं कि चार्ज का एक यूनिट जाएगा, जो भी हम यूनिट डिफाइन कर लेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो इसको यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, वोल्टेज इज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वो अभी मैंने बताया वो मैकेनिकल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। तो वोल्टेज इज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही माना जाएगा कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये काम किया है। द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, इट इज डिनोटेड बाय वी। तो हम यदि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं तो उसमें जो काम करेंगे वो हमारा वोल्टेज हो जाएगा। करंट, करंट को हिंदी में धारा भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट मतलब बिजली की धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के में से या उसके द्वारा या उस में से चार्ज किए हुए यदि पार्टिकल्स हैं, जिसमें आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, तो आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स का यदि प्रवाह हो रहा है, वो होके गुजर रहे हैं, उनका फ्लो हो रहा है, तो हम इसे इलेक्ट्रिक करंट मान सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर में से होके जो चार्ज पार्टिकल हैं वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो पार्टिकल को हम आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो दूसरी तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो सेड एज द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम कंसर्निंग टाइम। मतलब एक निश्चित समय में किसी कंडक्टिंग मीडिया से कुछ चार्ज है, वो यदि निकल रहा है, या जो चार्ज का जो प्रवाह है या रेट, फ्लो ऑफ रेट है, वो यदि जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए निश्चित समय में, तो वो करंट है। दूसरे शब्दों हम ऐसे कह सकते हैं, एकदम सिंपल है, कि एक निश्चित समय में जो चार्ज पार्टिकल हैं वो किसी कंडक्टर में से होके निकल रहे हैं या प्रवाहित हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, तो समझ लीजिए वो करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यह यूनिट जो है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसको हम एम्पियर में नापते हैं। इसको जो सिंबल है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए, एंड जो सिंबल है वो आई है। कहीं स्मॉल आई लिखते हैं, कहीं कैपिटल आई भी लिख देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए एक फार्मूला दिया हुआ है, आई इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। तो आई क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। डी क्यू क्या है, रेट ऑफ चार्ज है। डी टी टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम ड्यूरेशन है। तो जो हमारा रेट ऑफ चार्ज में हमने टाइम ड्यूरेशन का डिवाइड किया है। डिवाइड करने का मतलब होता है वो यूनिट टाइम लेना चाह रहे हैं। तो इसमें यही है, कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से कठिन नहीं है ये, कि सीधा एक सिंपल भाषा में यही कहेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल हैं उनका जो फ्लो किसी मीडियम में से हो रहा है, जो कंडक्टिंग मीडियम में से हो रहा है यूनिट टाइम में, उसे हम करंट कहेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेजर the opposition to current flow in an electrical circuit. The unit of resistance is ohm. It is denoted by R and measured in ohms. Resistance of conducting material is directly proportional to length of the material and inversely proportional to the एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ दो फार्मूले दे रखे हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन ए स्मॉल ए, और दूसरा फार्मूला एक दे रखा है R इक्वल टू V अपॉन आई।
इसको ये ओम्स में भी डिनोट किया गया है। तो आगे देखिए, ये वर्ड का अपन पहले मीनिंग समझ लेते हैं क्या। तो आर तो आप समझ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। और ये रो जो है, ये पी जैसा जो आपको दिख रहा है, ये एक सिंबल है, ये से रो बोलते हैं, आर ओ एच, रो। तो ये जो है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। स्मॉल ए ये एरिया है, स्मॉल एल ये लेंथ ऑफ मटेरियल है, वी वोल्ट्स है, आई करंट है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस मेजर्स द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के जस्ट अपोजिट में जो काम करता है उसको करंट के अपोजिट में ही नापा जाता है, क्योंकि करंट फ्लो करने में कितना दिक्कत दे सकता है वो इसका रेजिस्टेंस हो गया। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना वो अवरोध उत्पन्न करता है, कितना उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है या नहीं जाने देता फ्लो को, तो वो रेजिस्टेंस है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो ये तो ओम है। तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे ही समझेंगे कि करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, करंट फ्लो को रोकता है, करंट फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति। तो पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक समय में किसी इलेक्ट्रिकल आइटम में जो है एनर्जी जो प्रोवाइड करने का जो रेट है, किस रेट से हम किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, उसको हम पावर कहते हैं। या देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक मोटर है, उसे चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है, तो किस रेट पे, जितने रेट पे देंगे वो हमारा पावर हो जाएगा। तो इसका ये फार्मूला दे रखा है, P = dW/dt। इसका P का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर, V का मतलब है वोल्ट और I का मतलब है करंट, cos फाई मतलब पावर फैक्टर, R मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ और भी फार्मूले हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड है पहले ही आपको बता दिए, आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि हमारा करंट है वो यदि डीसी है, यदि डीसी सिस्टम में यदि हम काम करेंगे तो उसमें पावर के लिए जो फार्मूला यूज होगा P = VI है और P = I²R। ये सिंगल फेज सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो पावर V × I × cos फाई। और थ्री फेज सिस्टम यदि हम यूज करें तो P = √3 × VL × IL × cos फाई। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई मोटर है, यदि सिंगल फेस की है तो हमको जो फार्मूला यूज करना है P = V × I × cos फाई। और यदि थ्री फेस का है तो आपको पावर निकालने के लिए फार्मूला जो यूज करेंगे वो P = √3 × VL × IL × cos फाई। तो VL मतलब वोल्टेज है, IL मतलब ये भी करंट है। तो L का मतलब लाइन से हो रहा है, लाइन में कितना है। तो इसमें क्या है, यदि आप कोई मोटर है रनिंग कर रहे हैं, वो कितना पावर कंज्यूम कर रही है या उसको कितना पावर दिया जा रहा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका वोल्टेज आप नाप लीजिए और करंट नाप लीजिए और पावर फैक्टर देख लीजिए, मोटर का पावर फैक्टर कितना है। तो इन तीन चीज़ों को कांस्टेंट जो है √3 या थ्री फेस के लिए √3 करना है, बाकी सिंगल फेस के लिए 1 करना है। तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पावर आ जाएगा, कितना पावर है। पावर फैक्टर। द पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ वर्किंग पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड टू द अपरेंट पावर
फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो पावर फैक्टर क्या है, ये थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये पावर फैक्टर सभी लोग कहते हैं, लेकिन हम इसको कैसे समझें, क्या चीज़ है। तो इसे मैं आसान शब्दों में ये कह देता हूँ कि किसी मशीन में आप पावर दे रहे हैं चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उस दौरान आपने जो वास्तविक पावर दिया है उसमें, तो वो कितना यूज करती है। मान लीजिए मोटर है, मोटर में आपने पावर दे दिया, लेकिन जितना पावर आप देंगे उतना पावर वो यूज नहीं करेगी। वो क्या करेगी, कुछ लॉस करके बाद में जो पावर वो एब्जॉर्व करके आपको आउटपुट देगी। तो वही है। तो इसमें देखिए फार्म एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं तो क्लियर होगा। द पावर फैक्टर इज ए डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ वर्किंग पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड टू द अपरेंट पावर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब सर्किट में जो हमको पावर दिया जा रहा है या जो फ्लो हो रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे जो उसने पावर यूटिलाइज किया है या ट्रू पावर उसने जो लिया है, सही पावर जो हमको मिला है उसमें, तो हमको पावर फैक्टर निकल जाएगा। तो पावर फैक्टर का यहाँ फार्मूला दिया है, पावर फैक्टर इजकल टू एक्टिव पावर मतलब ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। अपरेंट पावर का मतलब ये होता है प्रत्यक्ष रियल में क्या दिया जा रहा है, और एक्टिव मतलब वहाँ एक्ट जो है कितना एक्टिव है, वहाँ दिया उतना यदि एक्टिव है तो हमारा पावर फैक्टर बराबर 1 के आसपास आएगा। यदि जो दिया है उतना बराबर नहीं है तो हमारा पावर फैक्टर डाउन हो गया। तो इसी चीज़ को मेंटेन करना है कि जो दे रहा है वही मिलना है, तो मतलब हमारा बराबर आ जाएगा। द पावर फैक्टर डायमेंशन लेस नंबर, इसलिए जो पावर फैक्टर है उसको डायमेंशन लेस नंबर कहा गया है, क्योंकि हम पावर दे रहे हैं और पावर यूज कर रहे हैं। जब पावर से पावर को डिवाइड कर दिया तो उसमें कोई भी मेजरमेंट के लिए वो नहीं आएगा, खाली नंबर आएगा। तो यहाँ फार्मूला भी दे रखा है, पीएफ मतलब पावर फैक्टर, पीएफ इजकल टू कॉस फाई, इसको कॉस फाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये होगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के वी ए, जहाँ पे कॉस फाई का मतलब है पावर फैक्टर, इसे पीएफ से भी डिनोट करते हैं। कुछ वर्ड है, के मतलब किलो आता है, डब्ल्यू मतलब वाट है, ए मतलब एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पावर फैक्टर क्लियर हो गया होगा। वोल्ट इज द पुश नॉट द अमाउंट, वोल्ट पुश है, अमाउंट नहीं है, मात्रा या राशि नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्लो through a resistance requires an attractive force to pull them. This force called electromotive force or EMF is measured in volt. तो जो वोल्टेज है वो पुश है, राशि नहीं। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए एक आकर्षक बल की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ नामक इस बल को वोल्ट में मापा जाता है। एम्स इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट and is measured in amps. 1 amp is equal to a flow of 1 coulomb per second through a wire. 1 coulomb is 6.24 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसे इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहा जाता है। यदि कहीं इलेक्ट्रॉनों को फ्लो हो रहा है तो उसे हम करंट कहते हैं, और इसे एम्प में मापा जाता है। एक एम्प एक तार के माध्यम से प्रति सेकंड 1 कूलम के बराबर प्रवाह होता है।
और कूलम जो है उसको, एक कूलम जो है वो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ओम्स स्लो द फ्लो, ओम्स जो है वो फ्लो को स्लो करता है। वाट इज हाउ मच गेट डन, वाट जो है कितना किया, इससे मायने रखता है। एज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस इट performs a certain amount of work. It may be in the form of heat or a magnetic field or motion, but it does something. This work is called power and is measured in watts. 1 watt is equal to the work performed by 1 amps pushed by 1 volt through a resistance. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ओम्स है वो प्रवाह को धीमा कर देता है, और जो वाट्स है कितना किया जाता है ये करता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन एक प्रतिरोध के माध्यम से बहते हैं, यह एक निश्चित मात्रा में कार्य करता है। यह गर्मी या चुंबकीय क्षेत्र या गति के रूप में हो सकता है, लेकिन यह कुछ करता है। इस कार्य को पावर कहते हैं और इसे वाट्स में मापा जाता है। 1 वाट एक प्रतिरोध के माध्यम से 1 वोल्ट द्वारा धकेले गए 1 एम्प द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। There are 2 standard formula that describe these relations. Ohm's law. Ohm's law क्या है? R यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए कहा गया ओम्स, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए है जो वोल्ट से रहेगा, I इंटेंसिटी ऑफ करंट एम्स में रहेगा। तो फार्मूला है हमारा R = E डिवाइडेड बाय 1 रेजिस्टेंस निकालने के लिए। टू एक्सप्रेस वर्क डन जो एक्सप्रेस किया जा रहा है वो पावर फार्मूला है। ये फार्मूला है पाई लॉ इसे बोलते हैं। तो यहाँ P = पावर है, इसे वाट्स में लेंगे। I इंटेंसिटी ऑफ करंट है, इसे एम्प्स में लेंगे। E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसे वोल्ट्स में लेंगे। तो P = IE। This law is often restated in the unit of measures as the West Virgin law. इसे वेस्ट वर्जिन लॉ कहते हैं। ये है W = VA। इसका मतलब है वाट = वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाई एम्प्स। मतलब हमको वाट निकालना है तो वोल्ट्स और एम्प्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट्स आ जाएगा। Current is usually denoted by the symbol I. Ohm's law relates the current flowing through a conductor to the voltage V and resistance R. That is V = IR. यहाँ यही कहा गया है कि करंट जो है यूजुअली I के द्वारा ही दर्शाया जाता है। ओम्स लॉ जो है वो संबंध रखता है करंट जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो उसका वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस होगा ना वो ये फार्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फार्मूला इन्होंने दे रखा है V = IR, तो करंट और रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा। एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज I = VR। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि करंट जो है वो हमको यदि निकालना है तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। यूनिट का पावर वाट है। व्हेन ए बॉडी डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड इट्स पावर इज 1 वाट। जब कोई बॉडी काम करती है किसी रेट पर 1 जूल पर सेकंड के रेट पे यदि काम करती है तो वो जो पावर है 1 वाट होता है। कैपेसिटेंस
A capacitor stores electrical energy in an electric field during the voltage is supplied. The effect of capacitor in electrical circuit is known as capacitance. The electric charge Q accumulated in the capacitor is proportional to the voltage V developed in the कैपेसिटर। तो यहाँ फार्मूला दे रखा है Q प्रोपोर्शनल टू V और Q इजकल टू CV और C इजकल टू QV। तो यहाँ इसको हम समझ लेते हैं कि वोल्टेज की आपूर्ति के दौरान एक संधारित्र मतलब कैपेसिटर विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत ऊर्जा संग्रहित मतलब स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत परिपथों में कैपेसिटर के प्रभाव को कैपेसिटेंस के रूप में जाना जाता है। संधारित्र में संचित विद्युत आवेश Q कैपेसिटर में विकसित वोल्टेज V के समानुपाती होता है। तो इसमें जो फार्मूला दिया है वो कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। जो Q जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज जो Q है वो हमारा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए Q प्रोपोर्शनल टू V लिखा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल को हटाना है तो इजकल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाता है। इसलिए क्या है Q इजकल टू CV कर दिया है। C एक कांस्टेंट है, C मतलब कैपेसिटेंस हो गया। अब यदि हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो C इजकल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो एक्यूमुलेट हुआ है उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। कैपेसिटेंस The capacitance C of capacitor is depend on the distance between two plates D, area of plates A, and permittivity epsilon of dielectric material। तो यहाँ देखिए फार्मूला दिया गया है C इजकल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या है C जो है वो कैपेसिटेंस है, A एरिया ऑफ प्लेट है, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी है ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल और D है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यदि हमें इसमें से कोई तीन चीज़ें मिल गई हैं तो हम एक को निकाल सकते हैं। इंडक्टर द इंडक्टर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द form of a magnetic field during electric current flow through it. An inductor is known as coil, reactor or choke. This unit of inductance is known as Henry मतलब H, इसे H से भी डिनोट करते हैं। The inductance is denoted by a ratio of magnetic flux linkage इसे phi b and the current passes through the inductor I। तो ये क्या है कि रेशियो है। इंडक्टर जो है वो रेशियो है किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का और जो करंट पास हो रहा है थ्रू द इंडक्टर उसका। तो यही इसको समझाया गया है इसमें। तो इसका फार्मूला है L इजकल टू phi b डिवाइडेड बाई I मतलब करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ए मैटर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। द मैटर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। Electric charge may be positive proton and negative electron measured in coulomb and it's shown as Q. 1 coulomb is defined as the quantity of charge transferred
इन 1 सेकेंड। तो यहाँ ये फार्मूला दे रखा Q इक्वल टू IT। तो Q का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज है, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट है और T टाइम है। तो यहाँ यही समझाया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंट। सब्सटेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ए मैटर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द मैटर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब किसी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या करता है, कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हो सकते हैं। मेजर्स इन कॉलम, इसे कॉलम में नापा जाता है और इसको Q से डिनोट किया जाता है। 1 कूलम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज की ट्रांसफ़र होती है वो 1 कूलम कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट के आसपास की एक फील्ड है वेयर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस फोर्स। जहाँ पर कोई दूसरा अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है वो जो है फोर्स को अनुभव कर सकता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज डिनोटेड बाय E। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स पर टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यही कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से डिफाइंड है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो पर टेस्ट चार्ज का रेशियो है। यहाँ फार्मूला जो दे रखा है E इक्वल टू F अपॉन Q। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, F इलेक्ट्रिक फोर्स है, Q इलेक्ट्रिक चार्ज है। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज एक्सप्रेस्ड ए वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज Q टू मूव फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ V इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन हमारा क्या है, F मल्टीप्लाई बाई D। F फोर्स है, D हमारा डिस्टेंस है, Q डिवाइडेड बाय जो Q है वो चार्ज है। तो आगे जो फार्मूला हो गया है वो ED हो गया है। E हमने पहले ही देख चुके हैं, F अपॉन Q होता है। तो F अपॉन Q जो हमारा है वो E है। तो ये इसलिए है V इक्वल टू ED हो गया। अब हम E को ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। बताया गया है कि चार्ज ऑब्जेक्ट एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। जब जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज की फील्ड में जब एंटर करता है, इफ इट एक्सपीरियंस ए फोर्स H पर कूलम्स लॉ। वो जो है कूलम्स लॉ के हिसाब से ही वो फोर्स का अनुभव करता है। तो यहाँ फोर्स का जो फार्मूला F दिया गया है, F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 D का स्क्वायर। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 और C स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपना फार्मूला है और एप्सिलॉन 0 का दिया है। कूलम्स लॉ द इक्वेशन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक जो फील्ड का इन्होंने फार्मूला दिया है वो E इक्वल टू F अपॉन Q इक्वल टू Q कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाय स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q एंड डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो
स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी की स्क्वायर। तो यही हमारा एक फार्मूला इसमें आया है कूलम्स लॉ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इजकल टू के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ इक्वेशन क्या दिया है, फाई इजकल टू क्यू अपॉन एक्सलन जीरो। तो एक्सलन की वैल्यू तो हम पहले बता चुके हैं। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसके लिए यदि हम सिंक्रोनस स्पीड निकालना चाहें तो इसका फार्मूला है एन इजकल टू 120 मल्टीप्लाई बाई एफ डिवाइडेड बाय पी। तो एन तो यहाँ आरपीएम हो गया है, एफ हमारा फ्रिक्वेंसी हो गया है और पी पोल हो गया है। इसमें से कोई भी दो चीज़ मालूम होगी तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। केबल, इलेक्ट्रिकल में केबल का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए केबल के बारे में जानते हैं। सिंगल सर्किट यूज ओनली टाइप एस और एसओ केबल आर परमिटेड। Types S is a heavy duty rubber covered cable. Type SO is a heavy duty neoprene synthetic rubber oil resistant covered cable. It must be a 3-wire cable with black, white and green conductors. Type SJ with a lighter weight rubber covering is specifically not permitted. जो एस जे टाइप की जो केबल है वो परमिटेड नहीं है इलेक्ट्रिकल काम के लिए। फॉर सिंगल कंडक्टर फीडर केबल यूज्ड, वेल्डिंग केबल वाज वंस कॉमन बट इट स्पेशली नॉट परमिटेड। इट मस्ट बी टाइप्स SC, SCE, PP or similar entertainment and stage cable which has an extra heavy duty cover and very flexible wire inside. केबल का बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। तो देखिए 2 से 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में लिखा है वायर गेज, दूसरे कॉलम में लिखा है एम्पेसिटी, तीसरे कॉलम में लिखा है वायर डाया इन mm अप्रॉक्सीमेट। तो गेज के नीचे हम आते हैं, सबसे पहले 18 गेज लिखा हुआ है। 18 गेज का मतलब ये निकालेंगे यदि कोई वायर 18 गेज का है तो मैक्सिमम उसमें से 7 एम्पीयर तक करंट पास हो सकता है। इससे ज़्यादा यदि हम करेंगे तो वो हीट हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो एम्पेसिटी लिखी गई, जो मैक्सिमम लिखी गई है, ये मटेरियल को ध्यान में नहीं रखा गया है। मटेरियल का आप देखेंगे तो किस मटेरियल का करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है उसका एक अपना खुद का टेबल देखना पड़ेगा आपको, तभी डिसाइड होगा। यहाँ तो खाली एक जनरल जजमेंट के लिए ऐसा दिया गया है। तो देख लीजिए अब 18 गेज है, 18 गेज है, उसकी करंट की जो एम्पेसिटी होगी वो 7 एम्पियर होगा और वायर डाया जो अप्रॉक्सीमेट होगा वो 1.2 के आसपास होगा। थोड़ा आगे पीछे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। 16 गेज का जो वायर है वो उसकी जो एम्पेसिटी है वो 10 एम्पियर है। इसका वायर डाया 1.6 mm के आसपास हो सकता है। 14 गेज 15 एम्पियर है, इसका 2 mm के आसपास वायर डाया हो सकता है। 12 गेज 20 एम्पियर एम्पेसिटी है और 2.6 mm है। ऐसे हम आगे चलेंगे तो 10 का लिखा है 25 पॉइंट है, ये 3.2 mm है। 6 गेज का 55 एम्पियर है, ये 4.9 mm डाया बताया गया है। 2 का गेज 2 का आएगा 80 एम्पियर, ये 7 mm के आसपास आ रहा है। गेज 1 है वो 100 एम्पियर तक आ सकता है एम्पेसिटी। इसका वायर डाया 7.6 mm है। एक डबल जीरो गेज होता है या इसे 2/0 भी कह सकते हैं। 300 एम्पियर तक भी इसका एम्पेसिटी हो सकता है। ये इसका जो वायर डाया 9.2 mm के आसपास हो सकता है।
और एक ये गेज है 0000, इसको 4Y0 भी कह सकते हैं। ये 405 एम्पियर तक इसका एम्पेसिटी रहेगा। ये यदि डायर नापेंगे हम तो 11.6 mm के आसपास आएगा। एम्पेसिटी is defined as the maximum current in amperes that a conductor can carry continuously under the condition of use without exceeding its temperature। तो यहाँ हम यही कह सकते हैं कि एम्पेसिटी जो है, मतलब एम्पेसिटी को अधिकतम करंट के रूप में परिभाषित किया जाता है एम्पियर में कि एक कंडक्टर अपने तापमान को पार किए बिना उपयोग की शर्तों के तहत लगातार ले जा सकता है। मतलब करंट को वो कंटिन्यूस ले जा सकता है, लगातार ले जा सकता है और गर्म भी नहीं होगा, और जो अपनी उपयोग की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए अधिकतम करंट कैरिंग करेगा, उसी को एम्पेसिटी कहते हैं। सर्किट, देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला है क्लोज सर्किट, दूसरा है ओपन सर्किट, तीसरा है शॉर्ट सर्किट, चौथा है सीरीज सर्किट एंड पांचवा है पैरेलल सर्किट। तो ये 5 टाइप के सर्किट हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रिले। तो पहला रिले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, दूसरा है लैचिंग रिले, तीसरा है थर्मल रिले, चौथा है रीड रिले, पांचवा हाई वोल्टेज रिले, छठवा है टाइम रिले, सातवां है करंट एंड वोल्टेज रिले, आठवां है डिफरेंशियल रिले, नौवां है डिस्टेंस रिले और 10वां है फ्रिक्वेंसी रिले। 11th है पोलराइज रिले, 12th है माइक्रो प्रोसेसर बेस रिले, 13 है सीक्वेंस रिले, 14th है रोटरी रिले, 15th है मूविंग कॉइल रिले, 16th है टारगेट अनाउंसिएशन रिले, 17 है फ्लैश रिले, 18 है बजोर्ड रिले, 19 है सेफ्टी रिले, 20 नंबर है ग्राउंड फॉल्ट रिले, 21st है सुपरवाइजरी रिले, 22nd है सॉलिड स्टेट रिले, 23rd है पावर फैक्टर रिले। तो ये सब रिले के प्रकार हैं, यहाँ कुछ प्रकार दिए गए हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं। PCC पावर कंट्रोल सेंटर। पावर कंट्रोल सेंटर PCC means the switchgear which contains module for power supply or other switchboard, switchgear, distribution board and its control। कि जब भी हम पावर लेते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत पड़ती है, एक फीडर से दूसरे फीडर में या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। मान लीजिए आपकी कंपनी है, काफ़ी बड़ी है, तो क्या होगा, अलग अलग सेक्शन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए सब स्टेशन में PCC का यूज किया जाता है, उसी को पावर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। और पावर कंट्रोल सेंटर में जो पैनल वगैरह रहती हैं उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने का अरेंजमेंट लगा होता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे स्विच वगैरह यहाँ से लगे हुए हैं, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ PCC। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ PCC आर फिक्स्ड पोटेंशियल एंड कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, इनर फ्रेम एंड बैक बैरीज, मेन बस बार, रन बैक्स, बस राइजर एंड केबल लक्स। तो जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे PCC के, वो है फिक्स्ड पोटेंशियल एंड कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, इंटरफ्रेम एंड बैक बैरीज। और मेन बस बार जो होते हैं वो हैं रन बैक्स है, बस राइजर है एंड केबल लक्स। जो केबल में हम लक्स वगैरह लगाते हैं, सारे हमारे जो कंपोनेंट है वो PCC के हैं। HT एंड LT पैनल।
ST panel is just like LT panel except that the ST panel is used for high tension cable. LT panel is an electrical distribution board that receive power from generator or transformer and distributes the same to various electronic device and distribution board. तो ये जो है एस टी पैनल हैं वो एल टी पैनल की तरह ही हैं, सिवाय इसके कि एस टी पैनल का उपयोग हाई टेंशन केबल के लिए किया जाता है। एल टी पैनल एक विद्युत वितरण बोर्ड है जो जनरेटर या ट्रांसफार्मर से बिजली प्राप्त करता है और इसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वितरण बोर्ड में वितरित करता है, मतलब दे देता है। PDB panel, the power distribution board, also known as a PDB panel, in an element of an electrical network which distribute electrical power into subsidiary circuit. This is modern using a circuit breaker and a switch fuse unit. विद्युत वितरण बोर्ड, जिसे पीडीपी पैनल के रूप में भी जाना जाता है, एक विद्युत नेटवर्क का एक तत्व है जो विद्युत शक्ति को सहायक सर्किट में वितरित करता है। यह एक सर्किट ब्रेकर और एक स्विच फ्यूज यूनिट का उपयोग करके बनाया जाता है। MCC मोटर कंट्रोल सेंटर। मोटर कंट्रोल सेंटर इज एन असेंबली to control all electrical motors in a central location. It consists of multiple enclosed sections having a common power bus bar and with each section contain a combination motor starter which is turned consists of starter, fuses or circuit breaker and power डिस्कनेक्टर 2। मोटर नियंत्रण केंद्र एक केंद्रीय स्थान में सभी इलेक्ट्रिकल मोटरों को नियंत्रित करने के लिए एक असेंबली है। इसमें कई संलग्न खंड होते हैं जिनमें एक समान पावर बस बार होता है और प्रत्येक अनुभाग में एक संयोजन मोटर स्टार्टर होता है जिसमें स्टार्टर, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर और पावर डिस्कनेक्टर भी होते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि एमसीसी मतलब मोटर को कंट्रोल करने का सेंटर। डिफरेंस बिटवीन एमसीसी एंड पीएलसी। मोटर कंट्रोल सेंटर फ्रॉम वेयर मोटर गेट पावर। PLC DCS control system from where motor can be controlled as per logic or auto or as per operator action या मैनुअली। तो इसमें यही है कि मोटर कंट्रोल सेंटर जो है जहाँ से मोटर को बिजली मिलती है, PLC DCS कंट्रोल सिस्टम जहाँ से मोटर को लॉजिक या ऑटो या ऑपरेटर एक्शन के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। तो दोनों बस यही डिफरेंस है। STVCB पैनल। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर मोस्टली यूज फॉर लोड अबव 500 kVA। VCBs ऑपरेट एट 11 kV 630 एम्पियर to 1250 एम्पियर with 26.3 kVA short circuit with stand capacity. VCBs are widely used in large industries that provide protection for lines, transformer and loads. तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग ज़्यादातर 500 kVA से अधिक भार के लिए किया जाता है। VCB 11 kV मतलब 11 kV 630 एम्पियर से 1250 एम्पियर तक 26.3 kVA यानी 26.3 kVA शॉर्ट सर्किट झेलने की क्षमता के साथ काम करते हैं। VCB व्यापक रूप से बड़े उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं जो लाइनों, ट्रांसफार्मर और लोड के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ACB ब्रेकर।
Air circuit breaker is a circuit breaker for the purpose of protecting low voltage circuit. ACV generally used for energizing and cutting off high current. एयर सर्किट ब्रेकर कम वोल्टेज सर्किट की सुरक्षा के उद्देश्य से एक सर्किट ब्रेकर है। एसीबी आमतौर पर उच्च धारा को सक्रिय करने और काटने के लिए उपयोग किया जाता है। एलडीबी एंड पीडीबी लाइटिंग एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइटिंग सर्किट and distribution system. Power and lighting distribution board are an integral part of every building project with the safety standard. वितरण प्रणाली में प्रकाश सर्किट और वितरण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रकाश और विद्युत वितरण बोर्ड, बिजली और प्रकाश वितरण बोर्ड सुरक्षा मानकों के साथ हर भवन परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग है। ACCB पैनल Automatic Power Factor Control Panel are used to improve power factor. The ratio of active power to apparent power is known as power factor. पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। सक्रिय शक्ति और प्रत्यक्ष शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर के रूप में जाना जाता है। यूज ऑफ एलटी पैनल एलटी पैनल आर यूज विद लो टेंशन केबल टू ऑब्टेन पावर फ्रॉम द ट्रांसफार्मर और जनरेटर एंड डिस्ट्रीब्यूट electricity to various electrical devices and distribution board. LT panel has to design to function at lower voltage up to 440 or 690 volts with low insulation level. ट्रांसफार्मर या जनरेटर से बिजली प्राप्त करने और विभिन्न विद्युत उपकरणों और वितरण बोर्डों को बिजली वितरित करने के लिए एलटी पैनलों का उपयोग कम तनाव केबल्स के साथ किया जाता है। एलटी पैनलों को कम इंसुलेशन स्तरों के साथ कम वोल्टेज 440 या 690 वोल्ट पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल के बेसिक से रिलेटेड कुछ मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं, या कुछ और अपने आप पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। और देख लीजिए जिसमें आपको लगता है ये आपको अच्छा है, आपके फेवरेट का है, वो आप नोट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।